हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के, जिसके आधार पे आप पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत हद तक सीख लेंगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो सबसे पहले दिए हुए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, या अगर आप चाहें तो आप प्रीमियर में, जो कि पहले अनाउंस हो जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक काम और करिएगा, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपने सही किए ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और भी कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Number 1, the time taken by the mitosis in human somatic cell is 24 hours and that of yeast cell is 90 minutes. No issue, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 24 घंटे ह्यूमन के केस में लगते हैं और 90 मिनट ईस्ट के केस में लगते हैं, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज ड्यूरिंग द टू सक्सेसिव एम फेज, बिल्कुल सही। आपका एम फेज होता है, देन उसके बाद इंटरफेज होता है, देन उसके बाद फिर एम फेज होता है। तो कहीं ना कहीं एम देन आई देन एम, तो दो एम के बीच का सक्सेसिव फेज हो जाएगा। इन ह्यूमन सोमैटिक सेल, सेल डिवीज़न प्रॉपर लॉस्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, यानी कि सेल डिवीज़न जो है ये ह्यूमन सोमैटिक सेल में 1 घंटे का होता है। यस, बिल्कुल सही। 95% जो टाइम लगता है 24 घंटे में वो प्रिपरेशन में लगता है, 23 घंटे के अप्रॉक्स, और 1 घंटे जो होता है ये डिवीज़न में लगता है। फोर्थ पॉइंट, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ। ड्यूरिंग डॉटर सेल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस इन द पेरेंट सेल। ओके, देखिए होता क्या है कि जब भी सेल डिवीज़न होता है तो कैरियोकाइनेसिस जो होती है इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस फॉलोज बाय कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो आपको बोलना क्या है कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोज बाय साइटोकाइनेसिस, याद रखिएगा। इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं फिर बता दूं, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, या फिर कह दें एक दूसरी लैंग्वेज भी आती है एग्जाम में लिख के कि साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस, तो ये एक सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ये सेंटेंस समझ के गलत साबित करना है कि कैरियोकाइनेसिस को साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, उल्टा लिखा हुआ है। एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, बिल्कुल सही है। एम फेज जो है ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल का, तो जिसमें चीज़ें क्लियर अप नहीं होती हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो फिलहाल आप इसका आंसर क्या करेंगे, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, क्योंकि 4 सेंटेंस आपके इसमें गलत हैं, सॉरी सही है, और 1 सेंटेंस इसमें गलत है। आंसर शुड बी ए। आई क्वेश्चन नंबर 2, G0 और क्वेसेंट स्टेज इज, तो G0 या क्वेसेंट स्टेज क्या है। तो देखिए आपको ने पढ़ रखा है कि G1S G2M, तो जब भी डिवीज़न M के बाद फिर एक ऐसी स्टेज आती है जो G0 स्टेज होती है। तो G0 स्टेज में सेल से साइकिल से बाहर निकल जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये टेम्परेली एग्जिट कर जाती है फ्रॉम द सेल साइकिल, बट कभी कभी वापस आती है और कभी कभी वापस नहीं भी आती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपको जो सर चढ़ के एक पॉइंट बोलता है कि G0 फेज जो है ये क्वेसेंट स्टेज होती है। अब आप सर इसको देखते हैं कि परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, ये सही नहीं है। टेम्परेरी एग्जिट ऑफ द सेल, ठीक है, ये सही लग रहा है। ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, देखिए कह रहे हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज नहीं है। इसके बारे में आपको कम से कम 2 पॉइंट समझना होगा। पहला, ये एक इनएक्टिव स्टेज है, ये एक इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप इसे इनएक्टिव स्टेज कहेंगे लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। अब देखिए, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम टेम्परेरी आंसर करते हैं, लेकिन चूंकि हमें बोथ आंसर मिल गए इसलिए डी आंसर करेंगे।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप एक ऑप्शन मिलता है तो हम टेम्परेरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल ऑफ द एस फेज ऑफ साइकिल, यानी कि सेल साइकिल की एस फेज के लिए कौन सी बात सही है। तो एस फेज में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो हमें पढ़ना है। पहला यानी कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, याद रखिएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक ही बात हमने पढ़ा हुआ है, और हमारा डीएनए कंटेंट जो होता है ये डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी अगर मैं मान लूँ कि पहले सी था तो बाद में 2C हो जाएगा, या यूँ कहें पहले 2C था तो बाद में 4C हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं, पहले N है तो बाद में N, पहले 2N है तो बाद में 2N, इसलिए किसी प्रकार के क्रोमोसोम नंबर हमारा बदलता नहीं है, याद रखिएगा। इसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, लेकिन वो डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस फेज ऑफ सेल साइकिल, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C देन इट इज इंक्रीजेस टू 4C, यस बिल्कुल सही। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एनिमल सेल एंड सेल्स ऑफ हायर प्लांट, जी नहीं, हायर प्लांट नहीं सर, ये हायर प्लांट के लिए नहीं होता, ये लोअर प्लांट्स में हो सकता है। बोथ ए एंड बी, जी नहीं, हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज, ओ सॉरी नॉट सिंथेसाइज होना चाहिए, तो आंसर शुड बी ए, याद रखिएगा। करेक्ट पूछा है 4। सर क्वेश्चन नंबर 3 में डी ऑप्शन में थोड़ा सा परिवर्तन है, आप उसे देख लीजिए, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अर्ली एम फेज सेल्स मे हैव मोर देन 2C कंटेंट ऑफ डीएनए, मतलब कह रहे हैं कि अर्ली टाइम में एम फेज की शुरुआत में जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो सकता है, यस बिल्कुल सही। एम फेज की शुरुआत में डीएनए का कंटेंट डबल हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि G2 में तो डिवीज़न होने जा नहीं रहा है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है ये सही है, लेकिन और देख लें कि क्यों गलत है। तो दूसरा ऑप्शन, ड्यूरिंग अर्ली एस फेज सेल हैव 4C कंटेंट ऑफ डीएनए, अर्ली एस फेज में नहीं सर, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। रेप्लिकेशन कंटिन्यू इन द G2 फेज, जी नहीं, सिर्फ एस फेज में। इन प्लांट सेल G0 फेज इज एब्सेंट, जी नहीं, होता है। तो आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है। ओके आइए पढ़ते हैं। ए सिंसाइटियम इज मल्टी न्यूक्लिएट, ओके सही बात है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल सेल फ्यूजन ऑफ यूनिसेलुलर सेल, ये बात तो सही लिखी है सर, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहती है, बट फिर भी बात तो सही है। ए सिनोसाइट इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल दैट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट एक्कम्पनिंग साइटोकाइनेसिस, दो चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये दोनों बातें अपने आप में सही हैं, बट एनसीईआरटी की लाइन में सिनोसिटिक वाले कंडीशन को सिंसाइटियम लिख दिया गया, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस लाइन को याद रखें। कैसे कि जब ढेर सारी सेल फ्यूज करके, मतलब कह रहे हैं कि मल्टी सब न्यूक्लिएट सेल दैट रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल सेल फ्यूजन ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स, ढेर सारी एक कोशिकीय सेल का सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो गया और मल्टी न्यूक्लिएट हो गई, तब उसे सिंसाइटियम कहते हैं। और ढेर सारे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा हो बार बार और सेल वॉल ना बने, तो फिर उसे हम सीरोसाइट कहते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे याद रखें। और इन्फॉर्मेशन ये भी आपके पास पता होनी चाहिए कि इसी सीनोसाइट को एनसीईआरटी ने सिंसाइटियम कह दिया है। तो आंसर शुड बी बोथ बी एंड ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया एक एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपके चैप्टर क्लियर हो पाएंगे। जब तक ढेर सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे ढेर सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, ये बात सही भी लिख रही है कि प्रोफेज जो होता है इसमें कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दूसरा, तो वन इज करेक्ट, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, तो जैसे जैसे कंडेंसेशन होता जाता है वैसे वैसे जो मटेरियल है वो सुलझता चला जाता है। तो अनटेंगल्ड मतलब सुलझना, ओके। इन द, तो ये भी सही है हमारा। इन द SN-G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड और नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, इसमें क्या कह रहे हैं ये कि इसमें जो DNA मॉलिक्यूल होता है वो डिस्टिंक्ट होता है बट इंटरवाइंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस, जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, ऐसी बात नहीं है।
At the end of prophase, when viewed under the microscope, a cell show distinct Golgi, ER and nucleolus. जी नहीं सर, एंड ऑफ प्रोफेज में तो ये सब के सब गायब हो जाएंगे, तो ये सेंटेंस हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। तो हाउ मच 6 में आंसर शुड बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज इज बेस्ट टू काउंट द नंबर एंड हिस्ट्री ऑफ द क्रोमोसोम। ये बेहद आसान सवाल है कि मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा हमें कब देखने को मिलेगा। तो जब भी हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हमें सबसे अच्छी दिखती है किस स्टेज में, मेटाफेज में, याद रखिएगा। सबसे अच्छा कहाँ दिखेगा, मेटाफेज में। और एक सवाल आप यही नोट कर लें कि अगर हमें शेप देखना है तो मेटाफेज में देखेंगे, और अगर साइज देखिए, अगर आप अभी अगला सवाल दिया हुआ है कि जैसे बी शेप है, आई शेप है, जे शेप है, एल शेप है, सॉरी शेप देखना है तो एनाफेज में देखेंगे, और अगर मॉर्फोलॉजी देखनी है, साइज देखनी है तो कहाँ देखेंगे, मेटाफेज में। कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सेम वही सवाल पूछा गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी। हर सवाल का मतलब है कहीं ना कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आई, जे, एल, बी कैन बी क्लियरली स्टडी ड्यूरिंग। अब कब, आप देखिए किस समय, तो ये पलट के सवाल घुमा के आपसे पूछा गया है जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो और आंसर करने में आपको असुविधा हो। तो कब ऐसा होता है, तो पहली बात आप इसका आंसर लिख लें पहले ही, तब आप इसका आंसर और अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा कब होता है, एनाफेज में होता है सर जी, एनाफेज में। तो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर, ये मेटाफेज की कंडीशन है। द पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये एनाफेज में होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, बहुत अच्छा। दो इन्फॉर्मेशन, एक कहाँ होता है एनाफेज में, क्या होता है, और दूसरा एनाफेज में ही होता है। तो दोनों बातें जब तक आपके पास नहीं होंगी आप आंसर नहीं कर। तो अब तक का बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल, बाकी ऑप्शन और पढ़ लीजिएगा कि द फेज एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER डिसअपियर, तो ये प्रोफेज की कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9, द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कॉकस न्यूसिफेरा इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए लिक्विड एंडोस्पर्म जो बनता है ये मल्टीन्यूक्लियट कंडीशन है। तो मल्टीन्यूक्लियट कंडीशन के लिए हमें जो NCERT ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे पास जो भी हो, उसमें साइटोकाइनेसिस को मना करने की बात करें तो माइटोसिस विदाउट इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस, ये हमारे पास आंसर होगा। माइटोसिस इन्वॉल्विंग साइटोकाइनेसिस बेकार का पॉइंट है। ए माइटोसिस जैसी कोई बात यहाँ होने वाली नहीं है। आंसर शुड बी ए। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट ड्यूरिंग, इस सवाल को जल्दबाजी में मत करिएगा, बेहद आसान सवाल है ये, बट गलत हो सकता है। कह रहे हैं कि टर्मिनलाइजेशन कब शुरू होता है, तो टर्मिनलाइजेशन सुनते ही हमें डाइकाइनेसिस याद आता है। लेकिन आपने इस टॉपिक को जो भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा और आपको बताया गया होगा कि जो प्रोसेस जहाँ दिखती है वहाँ शुरू नहीं होती। तो टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस के पहले शुरू होगा, एक स्टेप, क्योंकि दिखता कहाँ है अच्छे से हमें, डाइकाइनेसिस में। तो शुरू कहाँ होगा, डिप्लोटिड में। तो आंसर शुड बी ए, मार्क कर लीजिएगा, आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड द टर्मिनलाइजेशन अकर्स रिस्पेक्टिवली। दोनों सवाल आपको पढ़ने हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड टर्मिनलाइजेशन अकर्स कहाँ बनता है। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन पिक्यूलियर कंडीशन होती है पैचिटिनिस्टेस की। और अभी हमने पीछे वाले सवाल में आपसे कहा कि टर्मिनलाइजेशन सबसे अच्छा कहाँ दिखता है, तो डाइकाइनेसिस में। ये आपको पेज नंबर 168 के कई पॉइंट हमने बार बार सवाल में डाल रखे हैं और आपको इसे याद करना पड़ेगा। इनके पॉइंट्स बहुत अच्छे वाले हैं और हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का, ए। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरकाइनेसिस इज प्रेजेंट बिटवीन। देखिए ये सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है जानबूझ के कि आप कहीं कोई ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आए तो आप इसके बारे में एटलीस्ट सोच पाएँ कि ये भी हो सकता है। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, इज प्रेजेंट बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दिस इज मेंशन्ड इन NCERT टेक्स्ट बुक। अब देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दूसरा ऑप्शन है टीलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2। देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में रियल डिफरेंस टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2 का ही होता है।
तो ये भी एक आंसर हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, बट हो सकता है। इसलिए हम आंसर डी करेंगे, मोर देन वन ऑप्शन। कोई हमसे कहने सर हम ए करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन आंसर डी होगा यहाँ पे। एग्ज़ाम में जब आएगा तो ये ऑप्शन में ही नहीं होगा, आई एम श्योर, गारंटी इस बात की, ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन इसको मजबूत करने के लिए मैंने इस सवाल को लिया है। इससे कम से कम क्या होगा कि आपका ये पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, विच द फॉलोइंग अकर्स मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा होता है मियोटिक डिवीज़न में, इन एनिमल मियोसाइट, एनिमल के सेल्स में जहाँ मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में 2 बार कौन सी प्रक्रिया होती है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं। बायोवैलेंट फॉर्मेशन, बायोवैलेंट सिर्फ एक बार होता है। क्रॉसिंग ओवर एक बार होता है, नहीं पढ़ेंगे। तो अब सवाल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी क्रोमैटिन कंडेंसेशन एक बार, दोबारा नहीं होता। सेंट्रियोलर डुप्लीकेशन एक बार, वेरी सॉरी, क्रोमैटिन कंडेंसेशन 2 बार, एक बार प्रोफेज 1, एक बार प्रोफेज 2। सेंट्रियोलर 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। सेंस क्या हुआ? एक बार डीएनए एप्लीकेशन, एक बार बायोवैलेंट फॉर्मेशन, एक बार क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में। बाकी ये जो डी ऑप्शन है इसमें 2 बार होता है कम से कम, तो आंसर शुड भी डी हो जाएगा। बेहद अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टीलोफेज, टीलोफेज के बारे में क्या सही है? हम आपको डायरेक्ट एक पॉइंट बताएं, टीलोफेज के बारे में सच क्या है? टीलोफेज के बारे में सच ये है कि टीलोफेज प्रोफेज का रिवर्स होता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, उसका सब उल्टा होता है। मतलब तो देखते हैं, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है दोबारा, यस, क्योंकि वहाँ पे डिसअपियर हुआ था तो यहाँ बनता है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल एज स्पिंडल, यस। क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि वहाँ पे अस्तित्व बनता था, वहाँ पे जो टेंगल्ड था वो अनटेंगल्ड हो जाता है। कंडेंसेशन के दौरान जो उलझ गई थी चीज़ें वो सुलझ जाती हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, तो आंसर शुड बी डी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, ये डायग्राम बेस्ड सवाल है, अच्छा सवाल है। और हमने जब पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रोमोसोम, तो वहाँ भी हमने ऐसे सवाल, एक सवाल ऐसा हमने पूछा था, यहाँ पे लगभग वही सवाल है ये, पर फिर भी एक बार देखते हैं। डायग्राम को देखने के बाद हमें आंसर करना है, तो डायग्राम को देखिए और कुछ सवाल देखें मन में। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 4। तो सेंट्रोमियर कितने होंगे? 4। क्रोमैटिड कितने होंगे? 8। काइनेटोकोर कितने होंगे? 8। अब ऑप्शन चेक करिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 सब में है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड, आंसर क्या होना चाहिए? 8। तो बी में नहीं हो सकता, सी में नहीं हो सकता। सेंट्रोमियर की संख्या कितनी होनी चाहिए? सेंट्रोमियर 4, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर शुड बी डी। मैच करा लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास काइनेटोकोर होंगे 2, 4, 6, 8 और इसके बीच में सेंट्रोमियर, और 2 क्रोमैटिड, ये 2 2 यानी कि टोटल 4 2 8। क्वेश्चन नंबर 16, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है, एक फैक्ट है, आपके पास होना चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं 2 क्रोमोसोम जिनके पास एकदम एग्जैक्ट जीन्स हो और साइज और अपीयरेंस में सेम हो, यानी जीन्स उनके पास सेम जीन होना चाहिए। एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं बट जीन सेम होने चाहिए दोनों क्रोमोसोम पे, और शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, एटलीस्ट साइज होना चाहिए, याद रखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। ए होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम have exact same gene although may have different allele of these genes, yes, and identical size and appearance, तो आंसर शुड बी सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। तो आंसर शुड सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनाफेज। एनाफेज के बारे में क्या सच है? तो देखिए, एनाफेज जो होती है इसमें सेंट्रोमियर हमारा स्प्लिट हो जाता है और क्रोमोसोम पोल की तरफ जाने लगते हैं, और जब क्रोमोसोम जाने लगते हैं, इवन जाने तो क्रोमैटिड लगने लगता है, लेकिन तब हम उसे क्रोमोसोम कहना शुरू कर देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनाफेज। पहला ऑप्शन, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, यस, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट,
नाइस. क्रोमैटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल. क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं. राइट आंसर. तो आंसर शुड बी डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा. क्रोमोसोम नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सबके बारे में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है. अब आप तक तो आप जान गए होंगे कि प्रोफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है. मेटाफेज में आप बात कर सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाएगा काइनेटोकोर से और अपोजिट इक्वेटोरियल प्लेट पे आके ज्वाइन करना शुरू कर देंगे. एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट होगा और टीलोफेज में हमारे न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म हो जाएंगे. तो काफ़ी हद तक आपने रिवाइज कर लिया. तो ए आपका किससे मैच कर जाएगा? ए ऑप्शन जो आपका होगा, मैच कराइए. स्पिंडल फाइबर गेट कनेक्टेड इन द काइटोकोनोड. जी नहीं, ये जो हमारा हो जाएगा ये मेटाफेज की बात है. तो बी वाला फर्स्ट से मैच करेगा सर जी, बी वाला फर्स्ट से मैच करेगा. ओके, ये वाला. और ए प्रोफेज कंडेंसेशन की बात है तो ए सेकेंड. सी एनाफेज सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड मूव टुवर्ड पोल. पढ़ लीजिएगा सर जी जल्दी से, हो जाएगा बेटा. सी थर्ड. एंड डी फॉर फोर, सामने सामने टीलोफेज रिफॉर्म वर्ड. अभी हमने जस्ट पीछे बात किया था इसलिए आसानी से डिस्कस कर दिया. तो सी आंसर हो जाएगा, आसान सवाल है. प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू होगा, मेटाफेज में काइनेटोकोर्स, एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड टीलोफेज में न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर रिफॉर्म. इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आइए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट अगला भी है 19, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सर जी, याद रखें. साइटोकाइनेसिस कह रहे एनिमल सेल अकर्स सेंट्रीफ्यूगली व्हेयर इन द प्लांट सेल इट इज अगर सेंटीपिटली. जी नहीं सर, एक्चुअल में क्या होता है ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. तो एनिमल सेल मान लीजिए ऐसे है, तो बीच में ऐसे ही इसके ऊपर प्रेशर लगता है और ये अंदर की तरफ धंस जाता है, ग्रुप का फॉर्मेशन होता है और ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है. सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स. mv² बाय आर पढ़ते हैं आप फिजिक्स में. तो ये एनिमल सेल में होता है क्योंकि सेल वॉल होती है ना, काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ नहीं लग सकता, उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा. तो इन एनिमल सेल, अब ये सेंटेंस गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा. इन प्लांट सेल अकर्स बाई फरो और क्लीवेज फॉर्मेशन. जी नहीं, ये एनिमल सेल के बारे में है. इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ टीलोफेज. यस, ये टीलोफेज का पार्ट नहीं है. ये हमें सही लग रहा है बट चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं. इट इज़ यूनिवर्सली फॉलोड बाई कैरियोकाइनेसिस. जी नहीं, हमेशा ये कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता. अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस को, ये मतलब क्या हुआ कि फॉलोड बाई, तो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो करता है साइटोकाइनेसिस, याद रखें. तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 19 का, वो हो जाएगा सी, याद रखिएगा 19 का सी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज दैट. पहला, इट हेल्प इन द रिपेयर. यस. इट रिप्लेस द सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल. अगर बॉडी में कहीं कुछ कट गया, कोई सेल खराब हो गई तो उसको रिप्लेस करेगा. इट हेल्प इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स. यस, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम की बात करें, लेटरल मेरिस्टम की बात करें, उसमें ग्रोथ की बात करते हैं. माइटोसिस ही वो है जो रिपेयर करेगा. इवन सारे के सारे जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो भी माइटोसिस से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होते हैं. ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है. तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बेहद अच्छा सवाल है ये और इसके लिए आपको एनसीईआरटी का डायग्राम देखना पड़ेगा. मैं आपको फैक्ट बता दूंगा बट आप एनसीईआरटी का डायग्राम मियोसिस सेकेंड वाला अच्छे से देख लेंगे, मियोसिस सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला भी, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. क्रोमोसोम गेट अरेंज ऑन डबल मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज 1 एंड बट ओनली वन इन द मेटाफेज 2. याद रखिएगा साहब, आप देख लीजिए जाके डायग्राम. मेटाफेज 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है और मेटाफेज 2 में 1 मेटाफेजिक प्लेट बनती है. जस्ट क्लियर इट एंड गो थ्रू द डायग्राम. तो ये सेंटेंस सही है और बहुत अच्छा फैक्ट है. इस सेंट्रोमेर इज कनेक्टेड इस प्रकार से, 2 जगह क्रोमोसोम होता है. मैं बना के दिखा दूँ, यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट मिलेगी मेटाफेज 1 में और उसमें मेटाफेज 2 में एक जगह से क्रोमोसोम जुड़ा होगा इधर उधर, और यहाँ पे 2 प्लेट्स होंगी. चलिए, ए सेंट्रोमेर इज कनेक्टेड टू वन स्पिंडल पोल एंड मेटाफेज एंड बोथ इन द मेटाफेज सेकेंड. ओके. सेंट्रोमेर डिवाइड बोथ एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2. जी नहीं, गलत. क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट
मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल इन बोथ एनाफेज वन, यस बिल्कुल वो तो रहेगा ही, गैप थोड़ा ना हो जाएगा, दोनों तरफ जगह मूव करेगा। डिप्लोटीन इज शॉर्टेस्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज वन, जी नहीं सर, डिप्लोटीन लॉन्गेस्ट सब फेज होती है। क्यों? क्योंकि in some cases it arrested in the female oocyte for the many years, so it is the longest stage. The answer should be A because three statements are correct. Question number 22, choose the correct statement. First two subphase of prophase 1 are relatively short lived as compared to पैचिटीन। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि जो पहली दो फेजेज होती हैं, फर्स्ट टू सब फेज ऑफ प्रोफेज वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू पैचिटीन। ओके, बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपेयर एज टेट्रॉड ड्यूरिंग जाइगोटीन। क्लियरली अपेयर की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली अपेयर तो इसमें नहीं होता, बनता इसमें है लेकिन क्लियरली कहाँ दिखेगा? पैचिटीन में। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम लेस प्रोसेस, जी नहीं, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, तो गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ नॉन होना चाहिए, यहाँ लेस नहीं होना चाहिए और यहाँ पैचिटीन होना चाहिए, तो आंसर शुड बी ए। हमारा जो पैचिटीन से पहले की जो स्टेजेस हैं, जाइगोटीन, ये कंपेरेटिवली छोटी स्टेज होती है, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये तो कुछ फैक्ट की बात हो गई, अब कुछ सवाल और दूसरे तरीके वाले हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं, इफ द पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट, अगर पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट हैज़ 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, मतलब पॉलन ग्रेन। अच्छा चलिए, सबसे पहली बात पॉलन ग्रेन की बात करें, तो पॉलन ग्रेन जो हमारा होगा ये कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है, यानी ये एन होता है। ओके, और इसमें कितना डीएनए पाया गया है? 40 पिकोग्राम। ठीक है, इतनी बात हो गई। हाउ मच डीएनए वुड ए डिप्लॉयड सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इन द मेटाफेज वन? ओके, तो पूछ रहे हैं सेम ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड मतलब 2n, तो 2n में तो 40 दूना 80 हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं मेटाफेज 1, मतलब इसके बाद एस फेज गुजरेगी और एस फेज में ही 80 हो जाएगा। और जब मतलब क्या हुआ कि सिमली मान लीजिए बन रहा है, तो पहले 40 था, एस फेज से गुजरा तो 80 हो गया, और 2n है इसलिए 160 हो गया। तो आंसर शुड बी सी। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है ये। तो अब अगर पॉलन ग्रेन के लिए ही पूछता और मेटाफेज 1 में पूछता तो 80 आंसर हो जाता, अब डबल पूछ लिया तो 160 हो जाएगा। इन द बिगनिंग ऑफ मियोसिस ए मियोसाइट हैज़, बिगनिंग मतलब 2n। अब देखिए मियोसाइट का मतलब क्या हुआ? मियोसाइट मतलब 2n। शुरुआत में ही इनके पास कितना है? 16 पिकोग्राम। मतलब मियोसाइट 2n के पास 16 पिकोग्राम डीएनए है। द अमाउंट इन ए गैमीट, गैमीट में कितना होगा? तो भैया 2n में 16 तो n में कितना? डायरेक्ट आंसर ही निकल रहा है, 2n में 8 आंसर हो जाएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा। द नंबर ऑफ बाइवेलेंट आर 20। देखिए अगर आप बाइवेलेंट की बात करें, तो जब भी बाइवेलेंट की हम बात करते हैं तो 20 अगर है तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 40। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 2? अब देखिए 40 क्रोमोसोम है, एनाफेज 1 होगा, 20 इधर चले जाएंगे और 20 इधर चले जाएंगे। एनाफेज 1 में कितने कितने? 20 एक पोल पे, प्रत्येक पोल पे, ईच पोल पे पूछ रहे हैं। तो साहब यही बाद में 20 अगर एनाफेज 1 में है तो 20 एनाफेज 2 में भी होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता, याद रखिएगा। तो 25 सवाल बहुत अच्छा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जितने आपके पास एनाफेज 1 में उतने ही, क्योंकि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्रोमोसोम नहीं बदलता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा डिवीज़न जो है मियोसिस सेकेंड, वो इक्वेशनल डिवीज़न ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखें। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला पॉइंट अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, इन सब में जो कौन से ऐसे हैं जो लोग माइटोसिस और मियोसिस दोनों नहीं करते? कौन कौन से लोग हैं जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों नहीं करते? तो सिर्फ 2 लोग हैं,
या आप ऐसे बात कर लीजिए, सारे के सारे प्रोकैरियोट में ही ऐसा नहीं होता। यू बैक्टीरिया आपके पास है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, इन सब में याद रखिएगा, इन सब के सब में ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा। बेहद आसान सवाल, बिना ऑप्शन पढ़े। यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, तो बेहद आसान सवाल आपके हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पे फिर ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें हमने देख रखा है कई डायग्राम दिए हुए हैं 27 में। आप डायग्राम को जरा देखिए पहले। जो आपका पहला वाला डायग्राम है ये एनाफेज सेकेंड है, जो दूसरा वाला डायग्राम है ये मेटाफेज सेकेंड है, और जो तीसरा डायग्राम है ये प्रोफेज आपको दिखेगा, और जो चौथा डायग्राम है ये मेटाफेज फर्स्ट है। आप चेक कर लीजिए, सीक्वेंस पूछी गई है, तो इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सबसे पहले थर्ड यानी कि प्रोफेज, ये वाला सबसे पहले ये वाला आएगा, देन उसके बाद फोर्थ ये, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन चेक करिए। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट ऑप्शन किसमें है? बी ऑप्शन में। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आइडेंटिफाई करेक्टली डिफरेंट फेज ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं, उनका सिर्फ नाम बता दीजिए। तो भैया जो पहली स्टेज आपकी हो जाएगी 28 में, पहली स्टेज एक बार देखिए, आप भी देखिए, एम, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम आपके अलाइन हो रहा है, मेटाफेज। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है, और आप देखिएगा न्यूक्लियर एनवेलप अभी है, डिलीट नहीं हो रहा है, तो अर्ली प्रोफेज हो जाएगा हमारा। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है ये एनाफेज है। व्हाट इज दिस? दिस इज एनाफेज, तो आप इसे मार्क कर लें, दिस इज एनाफेज। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए जो न्यूक्लियर एनवेलप है धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो लेट प्रोफेज। तो आंसर शुड बी डी, पढ़ लीजिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी meiotic डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 grains ऑफ wheat एंड साइप्रस? देखिए होता क्या है सर, अगर हमें सीड बनाना है तो सीड बनाने के लिए हमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। हमने अभी आपको पढ़ाया, और आप जानते भी हैं कि एक, या यूँ कहें कि 4 गैमीट बनाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए हमें 100 सीड बनाना है, तो हमें 100 मेल गैमीट चाहिए और 100 फीमेल गैमीट चाहिए। तो आपको पता होगा कि 100 मेल गैमीट के लिए 25 मियोटिक डिवीजन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि 1 से 4 बनता है, और 100 फीमेल गैमीट के लिए हमें 100 मियोटिक डिवीजन कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1 बनता है। कि डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए 125 होगा। लेकिन साइप्रस जो है ये एक्सेप्शन है, साइप्रस में 1 से मेल गैमीट एक ही बार डिवीजन से बनता है। तो नॉर्मली चाहे जाइगोट पूछे, सीड पूछे, ग्रेन पूछे, आप 125 करेंगे वीट के लिए, लेकिन साइप्रस एक्सेप्शन है तो उसके लिए 200। तो आंसर शुड बी ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और उसके बाद आंसर करिए। साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज 1 रिजल्ट्स इन डायोड ऑफ सेल। यस, बिल्कुल सही। आप डायग्राम देख लीजिए, जब भाई टेलोफेज 1 का क्या मतलब है? एक सेल से 2 सेल बनी होगी तो डायोड बनेगा। साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज सेकेंड रिजल्ट्स इन टेट्राड ऑफ सेल, यानी यहाँ 4 सेल बनेंगी। तो पहला सेंटेंस भी हमारा सही होगा और दूसरा सेंटेंस भी हमारा सही होगा। इंटरकाइनेसिस इज लॉन्गर देन इंटरफेज विच अकर्स इन मियोसाइट। जी नहीं, लॉन्गर नहीं सर, शॉर्ट लिव्ड, ये गलत हो गया। In contrast to meiosis 1 and meiosis 2 resembles in normal mitosis. करें meiosis 1 and meiosis 2 resembles a normal mitosis। क्या आपको लगता है कि आंसर सही होगा? जी नहीं, ये गलत है।
चलिए आप बताइए। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस वन, जो नहीं सर क्या बात का, ये सही सेंटेंस है। मियोसिस वन के कंपेयर में मियोसिस सेकेंड हमारा सही है, ये नॉर्मल माइटोसिस के जैसा अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। मियोसिस सेकेंड कैन स्टार्ट इन हैप्लॉइड सेल एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल, जी नहीं, मियोसिस सेकेंड दोनों में नहीं हो सकती, सिर्फ हैप्लॉइड डिप्लॉइड में होगी। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। थर्ड एंड फिफ्थ इज अ रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है, आप ढंग से देख के मार्क कर दीजिएगा, रॉन्ग पूछा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? तो इट ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन, यस बिल्कुल, ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है, आपको पता है चेंजेस होते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन अकर्स, यस इससे इवोल्यूशन हो जाता है, और ये इट रिजल्ट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। कह रहे देखिए ये यहाँ तक कि ये क्रोमोसोम का नंबर आधा कर देते हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन तब भी क्रोमोसोम की जो स्पीसीज़ में नंबर है उसको रिटेन रखते हैं, एवोल्यूशन में मदद करते हैं, वेरिएशन में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस सारे के सारे हैं मियोसिस के लिए। आप एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर देख लें, क्योंकि सिग्निफिकेंस से सवाल बहुत पूछा जाता है। फॉरोइंग और क्लीवेज डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि प्लांट सेल में इतनी आसानी से फॉरोइंग नहीं हो सकती, क्योंकि रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। अगर सेल वॉल ना होती तो फॉरोइंग की बात हम कर सकते थे। तो यही ऑप्शन सही होगा इसमें, हमने अभी डिस्कशन भी किया था। तो स्पिंडल फाइबर एब्सेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। सेल डिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली, ऐसी बात नहीं है सर। इट इज सराउंडेड बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिवली स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल, ये सही बात है कि इसमें आप ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो यही रीज़न था जिस वजह से ऐसा हुआ है। आप मार्क कर लें आंसर सी। विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में कौन सी प्रोसेस होती है? तो चेक कर लीजिएगा मियोसिस में क्या होता है। अब देखिए मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, यस होता है। स्ट्रेंथिंग द लिंकेज, जी नहीं, घट जाता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, जी नहीं, डीएनए घट बढ़ता है, लेकिन और एक को आप बता दें, जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है लिंकेज की स्ट्रेंथ वैसे वैसे घटती चली जाती है। आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेहद आसान सवाल है। माइटोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। सब छोटे सवाल है इधर के, आसान सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। तो गेट चेंज, जी नहीं, चेंज नहीं होता। हैज़ नो चेंज, तो 34 का आंसर नो चेंज, बदलता नहीं है, याद रखिएगा। 34 का आंसर मार्क कर लें, बी आंसर होगा। 35 आर इन द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, ओके। तो करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करने की बात है। तो सबसे पहले अब चेक कर लीजिए, टर्मिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, डिसफंक्शन। सबसे पहले सिनेप्सिस, देन उसके बाद सिनेप्सिस के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर, ओके, सेकेंड। देन उसके बाद टर्मिनेशन एंड देन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहेगा, अलग हो जाएगा, आप उसे जीनोम कह दीजिए या फिर आप उसे क्रोमोसोम कह दीजिए। तो आंसर शुड बी बी। अगला सवाल 36, 4 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल आर, 4 फेजेस कौन सी हैं? तो सेल साइकिल में G1, S, G2 और देन M, यही केस होता है। तो 36 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन, माइटोसिस कहाँ होती है? तो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। अब ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ड्यूरिंग, अब आगे के ऑप्शन देखने हैं तभी हो पाएगा कि आगे क्या पॉइंट्स बचे हैं इसमें। ड्यूरिंग माइटोसिस द डीएनए रेप्लिकेशन वंस एंड मियोसिस में 2 बार कह रहे हैं। अब देखिए अभी हम लोगों ने पीछे इस बारे में डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ बहुत टाइम नहीं दे पाऊँगा आपको। मैंने अभी आपसे कहा है कि माइटोसिस में भी एक बार डीएनए रेप्लिकेशन और मियोसिस में भी एक बार डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है सर, ये क्या जाएगा? कट जाएगा। तो बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स बोथ इन सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अभी हमने आपसे कहा कि ऐसा नहीं है, माइटोसिस सिर्फ
एसेक्सुअल में होता है, मियोसिस से मतलब हो जाता है, लेकिन मियोसिस एसेक्सुअल में नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आपका सिर्फ क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच फेज प्रोटीन फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड। स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन बनता है वो किस अवस्था में बनता है। ओके, तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन कौन सी अवस्था बनेगा, तो ये बनता है G2 फेज में, याद रखिएगा। कब बनता है, G2 फेज में। हम नाम भी बता देते हैं प्रोटीन का, निकल ही गया था मुझसे, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है स्पिंडल फाइबर, और वो कहाँ बनता है, G2 फेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखें। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ, लीजिए पुराना सवाल आपको मिल गया, अभी जस्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है, एकदम ताज़ा ताज़ा ट्यूबुलिन प्रोटीन। आसान सा सवाल, आसान सा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट ए पार्ट ऑफ मियोसिस। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रॉसओवर, ये मियोसिस का पार्ट है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म्स बाइवेलेंट, ये भी होता है। क्रोमैटिड आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, कंफ्यूज कर रहा है आपको एग्जामिनर इस पॉइंट को लेके कि एनाफेज में ही होगा, एनाफेज 1 हो या एनाफेज हो, बात तो वही है। तो सिर्फ एक ऑप्शन, होमोलॉगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली। देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ तो इंडिपेंडेंटली व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ क्रॉसिंग ओवर से गुजरने के बाद इंडिपेंडेंटली व्यवहार नहीं कर सकते। सो आंसर शुड बी ए। बेहद अच्छा सवाल और उतनी ही प्रबल संभावना गलत होने की, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन भैया प्रोफेज 1 में होगा। बेहद आसान सवाल है ये तो, और अच्छी स्टेजेस हमारे पास हो सकती हैं, और सही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाइल इन माइटोसिस डॉटर सेल रिजेंबल्स ईच अदर। माइटोसिस में डॉटर सेल एक दूसरे के जैसे दिखती हैं, एंड आल्सो द पेरेंट सेल इन मियोसिस। देखिए माइटोसिस में एक दूसरे के जैसे दिखती हैं, लेकिन इन मियोसिस दे डिफर, ये अलग हो जाती हैं। कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट सेल हैविंग नॉट ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, न कि इनके क्रोमोसोम की संख्या आदि हो जाती है, बट आल्सो डिफर अमंग देमसेल्फ, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाता है। तो देखिए ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, सेग्रीगेशन अभी यहाँ आपको मैं पढ़ा नहीं सकता, सेग्रीगेशन की वजह से, इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट की वजह से, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से 3 रीज़न होने चाहिए, तीनों आंसर करिएगा। तो डी आंसर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट, तीनों की वजह से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कंपेयर द, तो आंसर शुड बी 42 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में, ये 43 में कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। ए स्टेटमेंट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ मेंटल। देखिए जब भी एस फेज में सिंथेसिस होगी तभी हमारा डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, और इसी वजह से हमारे पास क्रोमैटिड की संख्या बढ़ जाती है, ये भी याद रखिए। उसी का एग्जैक्ट कॉपी हम बना लेते हैं। तो एवरी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज हैज अ 2 क्रोमैटिड, बिल्कुल सही। डीएनए का कंटेंट बढ़ता है तो क्रोमैटिड हमारा 2 हो जाता है, यानी एक क्रोमैटिड जो था वो 2 हो जाता है, एग्जैक्ट कॉपी उसके ऊपर आ जाती है। तो ए और बी बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो सी आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट एंड रीजन इज बी, मतलब रीजन हो जाएगा बी का। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1, S एंड अप टू M। कह रहे हैं कि तीनों स्टेजेस में क्रोमोसोम का नंबर पूछ रहे हैं। तो देखिए आप चाहे जिस अवस्था में बात करें सेल साइकिल में, हमेशा क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। तो चाहे G1 में पूछें, S में, M में, हर जगह अगर क्रोमोसोम शुरुआत में 14 है तो हर समय 14 ही होगा, क्रोमोसोम का नंबर बदलता नहीं है, और ये हमने आपको पढ़ा रखा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी। 45, सेलेक्ट द मैच वंस, इसमें सेलेक्ट करना है। तो एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है, जाइगोटिन सिनेप्सिस, जाइगोटिन सिनेप्सिस ठीक है, डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर जी नहीं, गलत। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जी नहीं, गलत। तो सिर्फ 2 मिला अभी तक सही हमको। आगे देखते हैं, G2 फेज क्वासेंट स्टेज जी नहीं, ये भी गलत है। तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 सही थे, ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46,
फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड टेक्स प्लेस। अब ये बेहद अच्छा सवाल है। अभी हमने पीछे आपसे कहा कि क्रोमैटिड का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा बताएं? आसान सा आंसर एस फेज और सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड। अब ये आपसे क्या पूछना चाहते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन है, बार बार मैंने बोला है, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम पूरी तरीके से सेपरेट कर जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं। मान लीजिए ऐसे हैं तो ऐसे ही सेपरेट कर जाएंगे, एक उधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, लेकिन इनकी क्रोमैटिड अलग अलग नहीं होती, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। ये एनाफेज 1 में होता है। एनाफेज 2 में ये बीच से डिवाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बेहद अच्छा सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी, याद रखिए। चलिए अगला सवाल 48 में क्या है? 48 में एक डायग्राम दिया हुआ है। एज द स्टेज इन द सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर व्हिच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स करेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये डायग्राम देख के ही हमको पता चल जाता है कि किसका डायग्राम, ये टीलोफेज का डायग्राम है, टीलोफेज का। अब टीलोफेज में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए टीलोफेज में क्या होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, यहाँ कह रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड, ये गलत हो गया। ये दोनों तो बेकार के पॉइंट हो गए, सी और डी में कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे रिफॉर्म की बात होती है, कह रहे हैं यहाँ नॉट रिफॉर्म, इससे गलत, तो आंसर शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 49, सोमैटिक सेल्स, अच्छा सवाल है, याद रखें। सोमैटिक सेल्स दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, हम इसको करेंगे। ये 2015 नीट का सवाल है आई थिंक, और बहुत कन्फ्यूजन था लोगों को, गलत मत करना, समय लेके कर लीजिए। A somatic cell that has just completed the S phase of the cell cycle is compared to gamete of same species। पहली बात कर रहे हैं सोमैटिक सेल की। सोमैटिक सेल यानी कि 2n हैज जस्ट कंप्लीटेड द S phase of this कंपेयर। अब देखिए अभी अभी इसने अपना S phase गुजारा है, अभी जस्ट पूरा किया है। और अब गैमीट की बात करें तो मान लीजिए 2n है, अब 2n है और एक हमारा गैमीट है। गैमीट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ओके। अब मान लीजिए इनके पास कंटेंट C है, तो सोमैटिक सेल के पास क्या हो जाएगा कंटेंट, डीएनए का कंटेंट क्या हो जाएगा, पहले 2C हो जाएगा। और क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, फिलहाल पहले उसी की बात कर लें तो क्रोमोसोम तो 2n होगा। यानी अगर क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो हमारे पास 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बेकार का पॉइंट। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो सकता। हमने 2n और n को देख के दो ऑप्शन कट कर दिए। अब कंटेंट देखते हैं, डीएनए का कंटेंट 2C पहले है, गैमीट में C होता है, और डीएनए कंटेंट नॉर्मल सोमैटिक सेल में 2C होगा। लेकिन कह रहे हैं कि अभी अभी इसने S फेज गुजारा है। अगर S फेज गुजारा है तो 2C की बजाय क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और अगर ये 4C हो गया तो भैया डीएनए कंटेंट कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। यही सवाल का क्लू था। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 50, select the correct statement related to mitosis। okay, the amount of DNA in the parent cell is first half then distributed into daughter cell। फर्स्ट हाफ जी नहीं, पहले आधा नहीं होता, पहले डबल होता है। तो अगला ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल, कहाँ, एस फेज में, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई। और इसीलिए 2n से 2n रह जाता है, हाफ नहीं होता। तो आंसर शुड बी बी। और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन का क्या है। तो सी में क्या करें, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल फर्स्ट हाफ एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डॉटर, ये मियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन माइटोसिस के लिए और सी ऑप्शन मियोसिस के लिए। तो ये तो थे आपके सेल डिवीजन और सेल साइकिल के सवाल। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंजॉयफुल टॉपिक। तो अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।